दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं जिस प्रकरण पर बात करना चाहूँगा वो यही प्रकरण है जो पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार चर्चा में है और जिसके विषय में हम लगातार अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। दोस्तों, स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही और जिस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप लगभग 20-21 लोग अभी जेल में हैं और कार्यवाही निरंतर चल रही है, उसके सभी पक्षों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जनमत ही वो चीज है जो चाहे प्रशासन हो चाहे अन्य प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, उनको सही दिशा में ले जा सकता है। और सही जनमत का निर्माण करने के लिए हमने यह कोशिश की है कि आपको दूसरे पक्ष से संबंधित बातें भी आपके सामने रख सकें, ताकि आप अपनी सही धारणा और सही ओपिनियन फॉर्म कर सकें। अभी तक जो कुछ लिखा गया है उसमें कमोबेश ऐसा रहा है कि स्कूलों का पक्ष या पुस्तक विक्रेताओं का पक्ष आपके सामने नहीं आ सका, क्योंकि बहुत सारे कारणों से उनमें किसी तरह का डर था जिसके कारण से वे अपनी बात नहीं कह सकते थे। इस कमी को दूर करने के लिए मैंने अलग अलग स्कूलों से और पुस्तक विक्रेताओं से चर्चा की और उनसे की गई चर्चा के अनुसार कुछ अनुत्तरित सवाल आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पुस्तक विक्रेताओं और स्कूलों का सबसे पहला सवाल ये है कि जो करीब 100 स्कूलों की जांच की गई उसमें से सिर्फ 11 को इस बात के लिए दोषी पाया गया कि उनके द्वारा चाहे फीस बढ़ाने में या पुस्तकें लगाने में कोई ऐसी गतिविधि की गई है या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जो कि अनुचित है और जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। जबकि सामान्य रूप से जो धारणा है, जो हम सब जैसा मानते हैं कि लगभग हर स्कूल में ये प्रक्रिया है कि कुछ अनुचित पुस्तकें लगवाई जाती हैं या फिर फीस हर साल बढ़ाई जाती है। तो जब हमें लगता है कि यह सभी स्कूलों में है और अगर किसी कारण से जांचकर्ताओं को ऐसा लगा कि उसमें से सिर्फ 11 ही ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, तो यह आवश्यक हो जाता है कि वह वो कारणों को और उन आधारों को स्पष्ट कर दें जनता के सामने कि इस कारणों से ये वाले स्कूल दोषी पाए गए और ये 89 स्कूल ऐसा नहीं करते पाए गए। लगातार ये चर्चा है और यहाँ वहाँ जो चर्चाएं चलती हैं, लोग आपस में बातें करते हैं, उसमें ये बात आती है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनके द्वारा चाहे फीस का मसला हो चाहे पुस्तकों का मसला हो, उसमें उन स्कूलों से ज्यादा ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है जिन्हें कि इसमें दोषी बताया गया है। तो ऐसे में कार्यवाही निष्पक्ष हो और सभी के सामने जो बातें आ रही हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए जरूरी है कि यह स्पष्ट किया जाए कि उन 89 स्कूल्स को किस आधार पर छोड़ा गया। यह उनका पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कोई उनको सुनवाई का मौका नहीं और सीधे कार्रवाई कर दी। दोस्तों, सामान्य रूप से कोई भी अगर ऐसी गतिविधि होती है या कोई भी ऐसी चीज की नजर में आती है किसी भी सरकारी ओहदे के, किसी भी सरकारी विभाग के, कि जिसमें उसको लगता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी की जांच धोखाधड़ी के अंतर्गत पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए, तो बाकायदा विधिवत अपने सारे दस्तावेजों के समेत मामला पुलिस को सौंपते हैं। पुलिस उसके बाद भी उसको संज्ञान में लेके पूरी विधिवत जांच करती है और इस एंगल से जांच करती है कि अनियमितता और अपराध के बीच का जो अंतर है वो मीट आउट हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सामान्य अनियमितता है या इरेगुलरिटी है और उसको अपराध बना के हम पेश कर दें, तो जिस समय हम चार्ज लगाने जाएं कोर्ट में तो हमसे चार्ज लगाते ही ना बने। तो इसलिए पुलिस, क्योंकि उसकी एक्सपर्ट है, पुलिस को हमेशा ये करना पड़ता है। तो प्रारंभिक जांच स्पेशली ऐसे प्रकरणों में जो धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जो आर्थिक अपराधों से संबंधित हैं, उसमें थोड़ा बारीकी की ज्यादा जरूरत होती है, तकनीकी चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। और जब सामने वालों को यह मालूम होता है कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण पुलिस में विचाराधीन है, तो वो उसी गंभीरता के साथ अपने सारे साक्ष्यों को, अपनी सारी चीजों को पुलिस के सामने रखता है कि भाई आप ये देख लीजिए, मैंने कहीं भी अनियमितता नहीं की है। तो ऐसी जब प्रक्रिया होती है तो बड़ी दोनों को पूरा बराबर मौका मिलता है। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी जांच करती है और जो लोग अपने जो उनको तथ्य अपने प्रस्तुत करने हैं, अपने समाधान की बातें प्रस्तुत करना, वो भी पूरी गंभीरता से करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इसमें अगर चूके तो सीधा जेल होना है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में क्या हुआ कि सिर्फ 27 तारीख की सुबह 7 बजे लोगों को अंदेशा हुआ जब अचानक पुलिस आ गई और वहां उन लोगों की अरेस्टिंग का सीन बनने लगा। तब उनको कुछ समझ में आया कि कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें पुलिस से संबंधित कोई मसला है। उसके पहले की जो जांच शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही थी या उसमें कुछ राजस्व विभाग के भी अधिकारी शामिल थे, वो जिस तरह से की जा रही थी उसमें पूछा जा रहा था, भाई आप बताइए आपने कब फीस बढ़ाई, पिछला दिखा दीजिए, आपने कौन सी किताबें लगाई बता दीजिए। तो उसको सामान्य प्रक्रिया आप मान के, हाँ सर ये लगाई, ये लीजिए, लिखित में दीजिए सर, ये लीजिए। फिर एक जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई में सारे दस्तावेज लेके पहुंच गए, सर ये ले लीजिए। वो ये मान रहे थे कि जैसी पूछताछ सामान्य होती है वैसे ही चल रहा है।
लेकिन इसमें पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी कि इसको इस तरह से स्क्रिप्ट करना है कि एक दिन इसको तुरंत आईपीसी में कन्वर्ट करके 420, 409 इत्यादि का मुकदमा बना के और गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसी आशंका किसी को नहीं थी। तो जब ऐसी आशंका ही नहीं थी तो उनको अपने बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला पुलिस के सामने। सामान्य रूप से ऐसे केसों में होता यह है कि पूरा मौका दिया जाता है, जिस आदमी को दोषी बनाना, जो आरोपी है, उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने सभी तथ्य सामने रखे। इस प्रकरण में वो मौका नहीं मिला। वो सामान्य स्कूलों से जो रेगुलर इंक्वायरी होती है उसको रेगुलर इंक्वायरी मानते चल रहे थे और अचानक उसको कन्वर्ट कर दिया गया आईपीसी के अपराधों में। और वो भी तब जब एक दिन अचानक वो सुबह उठते हैं तो उनको पता लगा कि पुलिस बुलाने आई है, फिर पुलिस ले गई, फिर उसके कुछ देर बाद एफआईआर दर्ज हो गई। यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मल कोर्स में पूरी जांच हो जाती है, सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आईओ जांच करता अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिल्कुल कन्विंस हो जाता है कि हाँ भाई ये तो उसको मिल गया और ये इसमें मामला बन रहा है और उसमें इस आदमी की अरेस्टिंग होनी है, फिर वो अपने एसपी साहब से परमिशन लेता है, फिर जाके उसकी अरेस्टिंग होती है और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उनका कहना है कि उनको शो कॉज का या अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं मिला। अगला उनका जो आरोप है वो है इंक्वायरी वाज कैजुअल एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। लगभग वही बात है कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में अपनी बात पूरी तरह कहने का मौका मिले। जैसा कि इनका कहना है कि इनको पुलिस के समक्ष, और ये एक अपराध है, इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी बात कहने का कहीं कोई मौका नहीं मिला। इनको कोई सम्मान पुलिस के द्वारा नहीं मिला, इनको पुलिस से कुछ नहीं, सीधे इनकी अरेस्टिंग हो गई और अरेस्टिंग करके भेज दिया गया। अब उसके बाद जांच जारी है, तो अब उसके बाद में वो सारी चीजें वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि उनके मेन जो लोग हैं वो जेलों में चले गए। तो वो उनका यही जो है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और जो इंक्वायरी थी वो कैजुअल इसलिए थी, उनका कहना है कि जो चीजें हैं, जैसे इसमें सबसे मुख्य आधार बनाया गया आईएसबीएन नंबर को, तो आईएसबीएन नंबर एक टेक्निकल मामला था। और दूसरा बनाया गया कि जो फंड्स हैं उसकी हेर फेर है, जो फीस बढ़ाई गई है गलत तरीके से बढ़ाई गई, यानी एक वित्तीय मामला है। और दूसरा आईएसबीएन से संबंधित मामला। आईएसबीएन की स्पेसिफाइड एक संस्था है जो कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करती है। तो अगर आईएसबीएन मामले से संबंधित कोई जांच हो रही थी तो उच्च शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का वर्जन लेना जरूरी था। उनको एक मेल चला जाता है कि साहब आईएसबीएन के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दें, इसके बारे में वैधानिक प्रावधान क्या है स्पष्ट कर दें, क्या कोई भी किताब बिना आईएसबीएन के नकली मानी जाती, जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में बताया जा रहा है और जैसा कि लगातार अखबारों की रिपोर्टिंग से हमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी किताब में आईएसबीएन नहीं है तो उसको नकली मानते हुए सारी कार्रवाई की गई है। तो इस बारे में जो अथॉरिटी है उसके किसी एक अधिकारी का तो बयान ले लेना था, चाहे पुलिस को ले लेना था या प्रारंभिक जांचकर्ताओं को ले लेना था। एक मेल लिख देते उनको कि सर क्या जो जिन किन किताबों में आईएसबीएन नहीं है हम उनको गलत माने, उनको नकली माने। क्या ऐसा कोई भी उस अथॉरिटी को जो उससे रिलेटेड, यानी जो राजा राम मोहन रॉय की जो अपना इंस्टीट्यूट है जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, उसके किसी अधिकारी का ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया कि उसके किसी उच्च अधिकारी या अधिकारी का कोई वर्जन रिकॉर्ड किया गया हो। ऐसे ही दूसरी बात तो वित्तीय अनियमितता है। तो वित्तीय अनियमितता में किसी वित्त का जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो सीए होता या वित्त विभाग अपना भी वित्त विभाग है शासन का, उसके किसी वित्तीय अधिकारी से जांच पड़ताल कराई जाती, ऐसा भी कोई एविडेंस कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि ये जांच जो की गई बहुत कैजुअल ढंग से की गई है और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन नहीं ली गई है। तो नो एक्सपर्ट ओपिनियन वाज टेकन फ्रॉम आईएसबीएन, कैश मैनेजमेंट। और एक चीज और है, जैसे ये सारे स्कूल्स जो इन पर कार्रवाई की गई सबके सब सीबीएसई के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ ये भी बहुत जरूरी था कि सीबीएसई को कॉन्फिडेंस में लिया जाता। सीबीएसई मेन एजेंसी है जो उनकी गवर्निंग बॉडी है, तो उसके उन लोगों को लेते, उनको भी शामिल करते और उनको शामिल करते हुए ये सब कार्रवाई की जानी थी। क्योंकि सीबीएसई यहाँ 1, 2 या 11 स्कूलों के नहीं, पूरे देश के स्कूलों के लिए काम करती है और देखती है। तो उनका भी अपना एक वो होगा, कोई ना कोई जो सारी चीजें देखता होगा, इन रेगुलेटरीज को देखता होगा, उसके बारे में इनसे ज्यादा नियम कायदों की जानकारी होगी, क्योंकि उसका उसी क्षेत्र में काम है, उसी बारे में वो काम करते हैं। तो ऐसे भी किसी एक्सपर्ट की इसमें कोई ओपिनियन नहीं दी गई। एक और जो बड़ा आरोप इनका है कि नो पब्लिशर वॉज सम्मन्ड। देखिए, जो आईएसबीएन का मुख्य मुद्दा है, आईएसबीएन पब्लिशर से संबंधित है, प्रकाशकों से संबंधित चीज होती है कि जो प्रकाशक हैं वो अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए आईएसबीएन नंबर हासिल करते हैं। आईएसबीएन नंबर एक कोड, मशीन कोड के रूप में बार कोड होता है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस किताब में लिखी है, जैसे कि उसका प्रकाशक कौन है और वो उसका कौन सा एडिशन है ये,
कितनी किताबें उसमें छापी गई, ये सारी की सारी कोडेड लैंग्वेज में आ जाती है ना। इन्फॉर्मेशन वही है जो किताब में दी हुई, उसको कोड में ले लिया, ताकि जैसे आप जाते हो डिपार्टमेंटल स्टोर में और वो लोग लेजर से सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो ऐसे कोड में वो चीजें आ जाती हैं। तो उसको करता कौन है? पब्लिशर हासिल करते हैं। तो उसकी अथॉरिटी कौन है? लेने वाले कौन है? पब्लिशर हुई। एक भी पब्लिशर को नहीं बुलाया गया, एक भी पब्लिशर के ज्ञान नहीं लिए गए। पब्लिशर ये छोटे मोटे पब्लिशर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े पब्लिशर हैं, जैसे एस चांद हो गया या भारती भवन हो गए। ये सब ऐसे वाले पब्लिशर्स हैं जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बड़े लोग हैं, उनकी लीगल सेल है, उनसे बातचीत की जाती है तो वो सारी बातें बताते हैं। अगर हमने मुख्य मुद्दा आईएसबीएन को बनाया था तो पब्लिशर को सम्मान करना, पब्लिशर का पक्ष जानना सबसे ज्यादा जरूरी था, जबकि हमने पब्लिशर का कोई पक्ष नहीं जाना और उसको जाने बिना एक प्रारंभिक जांच पूर्ण करके और थाने को दे दी, ऐसा आरोप स्कूलों ने और पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा लगाया गया है। इसके बाद वायलेशन ऑफ एमपी निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 का वायलेशन है, इनका आरोप है। इनका कहना है कि ये जो कार्यवाही शुरू की गई थी ये 2017 के अधिनियम के अंतर्गत चालू की गई थी, जिसमें कि कलेक्टर को अधिकार होते हैं कि वो सभी स्कूलों में जो फीस बढ़ाई गई है और जो बाकी बातें हैं उसके संबंध में इन लोगों से पड़ताल करे, जांच करे। उसी प्रक्रिया में सारी चीजें चल रही थी और उसमें इनको अपना जो फीस बढ़ाने का बाकी चीजों का था उसको पोर्टल में अपलोड करना था 9 जून तक, जिसकी डेट अभी बढ़ के संभवतः 25 जून या कुछ हो गई है। तो उस पूरे अधिनियम में जो चीजें दी गई हैं उस अधिनियम में बकायदा हर चीज के लिए एक व्यवस्थित नियम कायदा कानून बना के दिया गया कि कैसे कार्यवाही करनी है। और उसमें ये कहीं नहीं है कि यदि कोई अनियमितता फीस से संबंधित पाई जाएगी या ज्यादा फीस ली जाएगी तो एफआईआर कराना है। उसमें 2 लाख रुपए का पहले जुर्माना करने का प्रावधान है, फिर और जैसा कि किया भी गया है, जैसा कि आपने देखा होगा, अपन ने अखबारों में भी पढ़ा कि कई करोड़ रुपयों का किया गया है उनके ऊपर जुर्माना और बाकी चीजें। अब उनके पास भी ऐसा नहीं कि स्कूल तुरंत करोड़ों रुपए लेके पहुंच जाएंगे, उनके पास भी अपील करने का उसमें प्रावधान है। एक राज्य समिति है जिसके पास जाके स्कूल अपनी बात कह सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं, फिर अगर वहां भी नहीं है तो उसके ऊपर भी उनको अपील करने का प्रावधान है। तो वो उस पूरे अधिनियम के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन इनका आरोप है कि उस अधिनियम में जो बातें हैं उसको फॉलो ना करके सीधे आईपीसी की शरण में इसलिए चले गए क्योंकि संभवतः पूरी प्रक्रिया में लगे हुए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम जो इस मामले को लेकर जन असंतोष है उसको भुना लें और उस जन असंतोष को भुनाने के लिए इस अधिनियम में जो कुछ होगा वो तात्कालिक नहीं दिख पाएगा। ये पिछले कुछ दिनों से एक और नई चीज है जो हम देख रहे हैं और हमें दिखाई पड़ रही है। वो जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ अपराधी हैं, अपराधियों को एनकाउंटर कर दो, और या फिर जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया, अब इसका तुरंत तो इसका कुछ होगा नहीं, कानून टाइम लेता है, तो फिर ऐसा करो उसका मकान गिरा दो। तो ये चीजें जनता का संतोष देने के लिए, जनता को सुख देने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ, कानून का बहुत बड़ा वायलेशन है। इससे क्या होता है, हमने ग्रेजुअली एक स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक हम अच्छे डेवलप्ड नेशन के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो ऐसे छुड़वैये देश होते हैं वहां ऐसा सब होता है कि हर चीज पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन जो एक स्टैब्लिश देश होते हैं जहां सारी चीजें नियम कायदे कानून से होती हैं, वो उनके स्ट्रक्चर, उनके इंस्टीट्यूट बहुत मजबूत होते हैं, तो वो सब चीजें उसके आधार पर होती हैं। हम ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि हमारी सब चीजें कानून से चलें, नियम से चलें और हर चीज पुलिस से ना डिसाइड कराई जाए। लेकिन ये इस तरह से हम जब भी किसी भी मामले में कि ऑलरेडी एक अधिनियम मौजूद है, उस अधिनियम को बाईपास करके हर चीज हम आईपीसी से डिसाइड कराना चाहेंगे, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं, उस लोकतंत्र की इतने साल की वृद्धि का नुकसान कर देते हैं जो इतने समय में हुई। तो ये इनका एक मेजर आरोप है कि इस तरह से किया गया। फीस एनहांसमेंट कैन नॉट बी अ क्राइम। वो फीस बढ़ाना अधिनियम में क्राइम नहीं है। वो बात कह सकते हैं कि भाई आपने 15% से ज्यादा बढ़ाई, किस प्रतिशत में बढ़ाई, वो पूरा करने का उनको है और उसमें कलेक्टर को कुर्की तक के अधिकार है, बाकी सारी है। फिर है आईएसबीएन नॉट अ स्टैट्यूटरी फाउंडेशन। देखिए ये पूरा का पूरा जो खेल है या जो कुछ ये आया है सामने या जो कुछ भी किया गया, जो ये आधार बनाया गया, इसमें सबसे मुख्य चीज है आईएसबीएन, है ना। आईएसबीएन के बारे में जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया कि आईएसबीएन कोई ऐसा वैधानिक फाउंडेशन किसी एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं है। भारत देश के किसी एक्ट में ऐसा नहीं है कि जिस किताब का आईएसबीएन होगा वही सही है, वही असली है, जिसका नहीं है वो नकली, ऐसा कहीं नहीं है। आईएसबीएन टोटली पब्लिशर से संबंधित चीज है, पब्लिशर्स हासिल करते हैं, पब्लिशर्स लेते हैं। अगर किसी किताब का असली नकली डिसाइड करना है तो वो कॉपीराइट एक्ट के द्वारा डिसाइड होता है। कॉपीराइट एक्ट अगर फॉलो हो रहा है तो वो है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि देखिए आप अपना ऐसी बातें कर रहे हैं असली नकली को आईएसबीएन के थ्रू अगर हम माप रहे हैं, तो बहुत सी धार्मिक किताबों, किसी धार्मिक किताब में आईएसबीएन नंबर नहीं। अभी आप कल के दिन बोल दो कि जिन धार्मिक किताबों में आईएसबीएन नहीं वो नकली हैं, तो अभी फतवे जारी हो जाएंगे आपके खिलाफ। तो आईएसबीएन का असली नकली से कोई संबंध नहीं है।
वो प्रकाशक अपनी सुविधा से लेता है, करता है। ISBN नंबर सिर्फ प्रकाशक की सुविधा के लिए बनाया गया है। और स्कूल्स भी, जैसे आप जानते हो, स्कूल मैंने मेरे समझ से जितने स्कूलों से मैंने बात की उनका कहना था कि ISBN नंबर उन्होंने पहली बार जिंदगी में सुना, और हम में से भी बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये टर्म सुना। कारण क्या था कि अचानक इसको हाइप देके और मीडिया के माध्यम से रख दिया गया। स्कूलों का कहना है कि हमारे पास जब भी किताबें आती थी, अलग अलग पब्लिशर्स अपनी अपनी किताबें लेके आते थे कि भाई हमारी लगा लीजिए, हमारी लगा लीजिए, हमारी लगा लीजिए। हम हमारे स्कूल के जो संबंधित विषय के शिक्षक हैं उनको दे देते, भाई इसकी जरा आप स्क्रूटनी करके देखो कि किसमें कंटेंट अच्छा है। और उसका बकायदा उनके पास लिखा पढ़ी में सारे कागज हैं कि जो सब्जेक्ट टीचर है वो पॉइंट्स लिख के देता है। अब देखिए वो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या आई डोंट नो, लेकिन वो है उनके पास व्यवस्था, वो बना के देते हैं। फिर टीचर उनको देता है, फिर टीचर रिकमेंड करता है कि भाई इसकी किताब की मैं अनुशंसा करता हूँ, फिर उस अनुशंसा जिस प्रकाशक की जो होती है तो वो किताब लगा दी जाती है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ISBN उन्होंने जिंदगी में पहले कभी चेक नहीं किया, लेकिन सभी स्कूलों का और इवन पुस्तक विक्रेताओं का ये कहना है कि साहब हमारे पास जब लोग आए थे हमने उन्हें ISBN नंबर चेक करा दिए थे, और कई ऐसे भी लोग उनके सामने आए थे जो कह रहे थे अभी कि ये इसमें ISBN नंबर देखिए आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको ISBN नंबर चेक करने का तरीका ही नहीं मालूम था। ISBN में डैश प्रॉपर लगाया जाता है और उसको भरने का एक तरीका है। और यहाँ तक कि कई बार जो सरकारी पोर्टल के द्वारा, सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा जो बताई गई वेबसाइट की यहाँ चेक करिए, वो वहां नहीं चेक करनी है। उनने राजा राम मोहन राय के पोर्टल बताने की जगह कुछ दूसरे बता दिए कि यहाँ चेक करिए। वो चेक वहीं करना है, राजा राम मोहन राय के पोर्टल पे ही चेक करना है, उसकी जगह अलग जगहों पे चेक करके वो प्रारंभिक जांच कर दी गई। ऐसा आरोप स्कूलों का और पब्लिक और ये पुस्तक विक्रेताओं का है। फिर जो बात ये कहते हैं वो है अनप्रेसिडेंटेड अरेस्ट टू इंटिमिडेटिंग अदर्स, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य ध्यान इस बात पे था कि इस तरह का अरेस्ट हो कि बाकी लोगों को एक तरह से डर में डाला जा सके। जो बाकी स्कूल हैं वो समझ जाएं कि अगर तुमने इस आधार से ऐसी चीजें की तो ठीक, नहीं तो तुम भी इसी तरह जेल जाओगे। तो इसको करने के लिए ये किया गया कि सारी स्क्रिप्ट रेडी थी, और उसके बाद 27 तारीख की सुबह अचानक पुलिस प्रकट होती है लोगों के घर के सामने, घंटियां बजाते हैं, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा होता है। फिर पुलिस की वो जाली वाली वैन आती है, फिर उसमें प्राचार्यों को जिनकी उम्र 55 से 60 62, कुछ लोगों की 90-92 तक है, उनको बैठाया जाता है। और बैठाने के बाद उनको थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद में कुछ देर बाद FIR दर्ज होती है। ये सामान्य नहीं है। क्यों नहीं है सामान्य? क्योंकि सामान्यतः होता यह है कि पूरी प्रक्रिया, लोगों को मालूम है कि मेरे खिलाफ पुलिस में कोई केस चल रहा है, जांच चल रही है, हर किसी को मालूम होता है, चाहे 420 की हो, चाहे 467 की, 471, कोई भी जांच हो, उनको मालूम होता है कि मेरे खिलाफ किसी ने FIR की है, जांच चल रही है, मेरी अरेस्टें हो सकती है, लेकिन मुझे जो भी पहले वो लोग पुलिस वाले पूरी स्वतंत्रता देते हैं, आप बताइए, अपने पक्ष बता दीजिए पूरा। यहाँ पुलिस को ऐसा कुछ नहीं था कि आप अपना पक्ष बता दी। पुलिस को बना बनाया एक 114 पेजों की रिपोर्ट मिली, और उसमें 14 पेज का और भी कुछ था, वो दे दिया गया कि ये है। अब इसके बेसिस पे प्राचार्यों के द्वारा जो था वो उस लिखे को उन्होंने लिखा और FIR दर्ज हो गई। ये देखिए पूरे के पूरे सिस्टम में हमेशा प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को अलग अलग इसलिए रखा गया है ताकि आम जनता का इस तरह से शोषण ना हो सके। कि नहीं तो अगर क्या होगा कि हर लोग ऐसे मिलके काम करेंगे तो पुलिस के से सुरक्षा कभी मिल ही नहीं पाएगी आम आदमी को। तो उसका यहाँ हनन हुआ, पूरी चीजें बनी, पुलिस को बनी बनाई मिली, और पहले अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको मिला। तो इनका ये आरोप है स्कूल वालों का कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो अरेस्ट हुआ है उस अरेस्ट को एकदम धमाके से पेश किया जाए और लोगों को वो दे दिया जाए, तो लोग खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो लोग फीस बढ़ाते थे वो अरेस्ट हो गए और लोग अच्छा फील करें। और दूसरी चीज ये हो कि जो बाकी स्कूल वाले हैं वो डर जाएं ताकि मैसेज जाए। यानी ये कार्यवाही निष्पक्षता के लिए या कानूनन कुछ करने से ज्यादा इस बात से प्रेरित थी कि ये मैसेज भेजने के हिसाब से कार्रवाई की गई। तो उनका कहना है कि ये इंटिमिडेटिंग करने के लिए की गई थी। फिर है टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। देखिए क्या है कि जो प्रिंसिपल अरेस्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पढ़ाए खुद बच्चे IAS और IPS बन चुके होंगे, कई होंगे, और इसके अलावा पूरी दुनिया भर में फैले होंगे। क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं जो इसमें हैं, आप जानते हैं, चाहे वो मिशनरीज स्कूल हो चाहे नॉन मिशनरीज स्कूल हो, सारे बहुत रेपुटेड स्कूल हैं, और उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स, उनके पढ़े हुए स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसको इस स्तर तक लाने में उन प्रिंसिपल्स ने अपना जीवन लगाया, 30-35 साल उन्हें लगाए। जैसे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कुछ अधिकारियों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, जैसे उनको कहा जाता है कि ये बड़े ही उदात्त, बड़े ही ईमानदार, बहुत ही शानदार अफसर हैं, वैसे ही
प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि ये प्रिंसिपल उनकी इज्जत करते हैं, लोग सड़क पे उनके पैर पड़ते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई जेल से होके आया है, जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, अभिभावकों का जो व्यवहार है, जिस तरह से जनता का व्यवहार स्कूलों के प्रति हो गया है, उसमें आप सोचते हैं कि ये लोग जब जेल से छूट के आएंगे और आने के बाद में जब ये बैठे होंगे तो इनको अगला आरोप है टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनका बड़ा नाम होता है, अखबारों में उनके फोटो छपते हैं। उसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका बड़ा नाम होता है, उनका रिस्पेक्ट होता है और उनके कारण समाज बहुत कुछ हासिल करता है। तो यही स्थिति इन प्रिंसिपल्स की भी है। इन लोगों ने अपने जीवन के 30-35 बहुमूल्य साल उन स्कूलों और उन छात्रों की उन्नति के लिए लगा दिए जो आज देश दुनिया में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर विद्यमान है। हो सकता है इनमें से कई आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर बैठे हों। हम जानते हैं कि जिन स्कूलों के नाम इस सारी कार्यवाही में आए हैं वो पिछले 40-50 और शायद उनमें से कई तो 100 सालों से जबलपुर में एक उच्चतम रेपुटेशन रखते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इनके प्रिंसिपल जेल से बाहर आएंगे, क्या वो इस टॉर्चर से, इस ट्रोमा से बाहर आ पाएंगे, सहज हो पाएंगे, बच्चों को उस तरह से दे पाएंगे, उस अपना उनका मनोविज्ञान सामान्य हो पाएगा? क्योंकि ये तो लगभग इनकी सारी चीजों से क्लियर है कि प्रिंसिपल्स के खिलाफ कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने इससे पैसे लिए, अपने लिए रख लिए, उसके लिए पैसे लिए रख लिए, ना ही उनके बैंक अकाउंट में, ना ही किसी तरह की मनी ट्रेल, कुछ उन प्रिंसिपल्स के खिलाफ ऐसा मिला नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है कि जो उनके वो चलिए वो जो समय, जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी अपन कहें, 6 महीना, जितना भी समय वो जेल में रहें, वो तो उनका पीरियड जाएगा, वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जो रिस्पेक्ट चला गया, जो इज्जत चली गई, वो कैसे आएगी? और ये जो चीज है ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां सत्ता उनके हाथ में है, जहां सब चीजें उनके हाथ में है, जहां वो किसी का जीवन भाग्य बदल सकते हैं। तो उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो कि उसका पूरा जीवन नकारात्मक दिशा में बदल दे और उसमें आपके पास में कुछ पुख्ता प्रमाण ना हो, तो आप ऐसा कार्य करके अपने पद का मिसयूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो टार्निशिंग ऑफ प्रिंसिपल्स रेपुटेशन का काम हुआ है, ये शायद इस पूरे एपिसोड का सबसे दुखद पहलू है कि इस तरह से बड़े बड़े प्रिंसिपल्स और उनकी जिनकी इतनी रिस्पेक्ट शहर में थी, उसको 1 मिनट के अंदर मिट्टी में मिला दिया गया। नो एविडेंस बट अजम्पशन बेस्ड स्टोरीज। वही बात जो पहले भी मैंने कही कि एक तो कुछ हमारी धारणाएं होती हैं जो हमने सहज समाज से सुनी होती हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि टीसी जो पैसे लेके सीट अलॉट कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नगर निगम में बिना पैसे दिए नक्शा पास नहीं होता, जैसे कि हमारा अजम्पशन है कि बिना पैसे दिए कलेक्ट्रेट में नामांतरण नहीं होता, जैसे कि हमारा अजम्पशन है कि ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, बहुत सारी फालतू की जांचें कराते हैं, उसमें पैसा लेते हैं, और ये बहुत सारी दवाई कंपनियों से मिल लेते हैं, बहुत सारी फालतू दवाएं लिखते हैं और उसमें कमीशन खाते हैं। तो ये अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस सही भी हो सकते हैं, ये अजम्पशन गलत भी हो सकते हैं। ये अजम्पशंस 50% लोगों के सही हो सकते हैं, 50% के लिए गलत हो सकते हैं। इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अजम्पशंस हैं और ये निसंदेह हमने अपने अनुभव से हासिल किए हैं। ये हैं, लेकिन ये जब तक इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि कोई पुख्ता प्रमाण ना मिले। इनको प्रमाणों के द्वारा सही साबित किया जाना बहुत जरूरी है। तो इनका ये कहना है कि जो अजम्पशन है सामान्य रूप से स्कूलों के बारे में, उसी में सारी धान बाईस पसेरी मानते हुए और कुछ लोगों को चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उसमें कोई भी ऐसा सबूत, पुख्ता सबूत, साक्ष्य नहीं लिया गया, ना दिया गया। इसके बाद है अगेंस्ट द बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का नॉर्मली ये कहना है कि हम उद्यमिता को बहुत बढ़ावा देंगे। हम जो 91 के पहले एक समाजवादी व्यवस्था थे, उस समाजवादी व्यवस्था में सब कुछ सरकार करती थी, सारे स्कूल सरकार चलाती थी, ज्यादातर मतलब सब कुछ सरकार ही करती थी, इवन चिकित्सा क्षेत्र में सरकार ही थी, और प्राइवेट सेक्टर के पास ना उतनी पूंजी थी ना उतनी कैलिबर थी। लेकिन 91 के बाद हमने बाजार के लिए चीजों को खोलना शुरू किया और हम उस समाजवादी व्यवस्था से इस नई उदारवादी व्यवस्था में, इसको कहना चाहिए पूंजीवादी व्यवस्था में आ गए। इस पूंजीवादी व्यवस्था में ज्यादातर चीजों में निजी क्षेत्रों की बड़ी भागीदारी है, और ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हमें धीरे धीरे चीजों को, फालतू सरकार को अपने कंधों पे बेमतलब की जिम्मेदारियां नहीं उठानी है। ज्यादातर निजी क्षेत्र को मजबूत बनाओ, निजी क्षेत्र को काम करने दो, निजी क्षेत्र काम करेगा, सरकार रेगुलेटर की भूमिका में रहेगी। तो इस भावना से अगर इस हिसाब से हमें काम करना है तो हर चीज को आईपीसी के थ्रू, पुलिस के थ्रू नहीं कराना है।
सरकार को ये चाहिए कि वो उन चीज़ों को जो कहीं कमियां आ गई हैं, जो कहीं गलतियां हैं, उनको सुधरवाए और उसके लिए रेगुलेटर की भूमिका में रहे। और उसके लिए जो अधिनियम है, जैसे इसमें 17 का अधिनियम है, उस अधिनियम को गंभीरता से लागू कराए और उसके लिए डेडिकेटेड रहे। क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर सिर्फ आपने 2-4 मुकदमे दर्ज करा दिए, पुलिस में कर दिए, उससे व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। व्यवस्था सुधरेगी सही कानूनों से, सही कानूनों को लागू कराए जाने से। तो जैसा कि इसमें होना था, जो कि यहाँ नहीं हुआ, तो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो सरकार की जो उद्यमिता फ्रेंडली जो सरकार की पॉलिसी है, ये उसके खिलाफ है, ऐसा स्कूल वालों का कहना है। गवर्नमेंट इज सपोज टू डू दी वर्क ऑफ द रेगुलेटर। वही बात है कि जो सरकार है उसकी भूमिका एक रेगुलेटर की है, उसको रेगुलेटर की तरह काम करना चाहिए, ना कि पुराने इंस्पेक्टर राज के जैसे हंटर लेके हर चीज पुलिस राज में जैसा होता है वैसा करना चाहिए। फिर अंत की जो बात है वो पब्लिक सेंटिमेंट वर्सेस रूल ऑफ लॉ। पब्लिक सेंटिमेंट वर्सेस रूल ऑफ लॉ में ये चीज है कि देखिए, हर बार ज्यादातर पब्लिक जो है वो बहुत सारी चीजों से परेशान होती है और उसके जीवन में भी तरह तरह के कष्ट हैं, चारों तरफ से कष्ट हैं। तो उसको बहुत सारी चीज़ों से, जैसे मान लीजिए स्कूलों में वो इस चीज़ से परेशान है कि मेरे को फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है, किताबें खरीदनी पड़ रही, और वो वहाँ अस्पतालों में इस चीज़ से परेशान है कि ज़्यादा हमको फीस देना पड़ रही है, ज़्यादा हमको फालतू जांचें करानी पड़ रही हैं, वो हर जगह। तो हमेशा पब्लिक सेंटीमेंट के आधार पर जाके जो भी लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, उनको पब्लिक सेंटीमेंट के आधार पर नहीं कर रहे, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट के आधार पर वही कार्रवाई होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई अपराधी है, अब उनको मालूम है पब्लिक अगर जस्टिस डिले से, न्याय के विलंब से दुखी, तो गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर करना तात्कालिकता के लिए, जनता को अपना मत उस लेने के लिए, जनमत अपने तरफ करने के लिए ठीक हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो लॉन्ग रन में देश को नुकसान पहुंचाता है, हमारी पॉलिसीज को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसी तरह से कभी भी एनकाउंटर यानी कि सारी चीजों, सारी प्रक्रिया, सारी चीजों को एक दरकिनार किया और सीधे रश टू द कंक्लूजन होके खट्ट से चीज को समाप्त कर दिया। इसमें सामने वाले को कुछ कहने करने का मौका नहीं मिला। तो ये जैसा एनकाउंटर है या बुलडोजर शासन है, ये उस प्रकार की जो मेंटेलिटी है, उस तरह से की जाने वाली जो कार्रवाइयां हैं, पब्लिक सेंटिमेंट को खुश करने के लिए वो नहीं की जानी चाहिए। कार्रवाइयां हमेशा वो की जानी चाहिए जो कि न्यायोचित है, जो निष्पक्ष हो, और न्याय सिर्फ हो ना, उसको होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो ये जो सारे आरोप मैंने बताए और ये सारी चीजें इसलिए बताई ताकि आप लोग भी समझें और आप लोग भी जानें कि स्कूल वालों के और जो पुस्तक विक्रेता हैं उनका क्या पक्ष है। आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए उन पक्षों को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी किसी पक्ष का निर्णय करें या आप जब भी कोई चीज सोचें कि क्या सही है क्या गलत, तो आपके पास में दोनों पक्षों का सारा कुछ हो। इसलिए मैंने आज जो दूसरा पक्ष है, जिसकी कोई भी बात बिल्कुल सामने नहीं आ पाई थी, वो आपके सामने कुछ बिंदु रखे ताकि आप इस संबंध में अपनी सही ओपिनियन फॉर्म कर सकें। धन्यवाद।